नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बीएस निकी जी की जीएस की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला चैप्टर करने वाले हैं, जो है हमारा उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रिसेंट में न्यूज में भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मानसून का सीजन भी चल रहा है और साथ ही साथ ये भी है कि उत्तराखंड में अभी ना डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। आप प्री दो चाहे मेंस दो, आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे 16वां लेक्चर रहने वाला है, 16वां चैप्टर रहने वाला है। इसको अच्छे से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके कुछ नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको वो बार बार रिविजन करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपदाओं की पृष्ठभूमि देखें। ठीक है, या इसकी हम भौगोलिक संरचना को देखें या इसका वर्गीकरण की बात करें। तो सबसे सिंपल हम बात करेंगे कि उत्तराखंड जो है ना, मैं पहले एक चीज़ बताऊँ, क्लियर करूँ यहाँ पे। उत्तराखंड में ना जो आपदाएं आती है, ठीक है, चाहे मैं भूस्खलन की बात करूँ चाहे भूकंप की बात करूँ, दोनों ही अति संवेदनशील है। ठीक है, आपको ये दो बाढ़ आना, ये भूस्खलन आना, ये बेसिक चीज़ आपको दिख जाती है। खासकर भूस्खलन तो ऐसा है, उत्तराखंड में जगह जगह आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो विशिष्ट भौगोलिक संरचना है उत्तराखंड की, और राज्य का क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के सामने ना प्रत्येक वर्ष आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हर साल उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं से यहाँ पे क्या होता है, गुजरना पड़ता है। तो इसी क्रम में अगर हम बात देखते हैं तो उत्तराखंड में जो है कितनी टाइप की आपदाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात करूं, जिसमें पहली क्या है आपकी, एक है देवी आपदा है। क्या है आपकी, एक देवी आपदा है। ठीक है, पहला आपका ये हो गया है। अब देवी आपदा में क्या क्या, जैसे बाढ़ हो गई, तूफान आ गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन, महामारी, ये सब क्या है, ये देवी आपदा है। क्या है आपकी, ये देवी आपदा है। इसके बाद एक होता है क्लाउड ब्रस्ट, जिसको कहते हैं अतिवृष्टि। क्या कहते हैं, क्लाउड ब्रस्ट, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा बरसात आती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा मतलब क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो जाती है। एक तो नॉर्मल होती है, उससे ज्यादा, उसको कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, जिसको आप बादल फटना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं, अचानक ना बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी एक जगह पे, तो बादल फटना हम इसको कहते हैं। तो आपने उदाहरण देखा है केदारनाथ आपदा 2013 की। ठीक है, आगे देखते हैं, वनाग्नि की बात करूं मैं, फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं। अब फॉरेस्ट फायर किस टाइप से होता है, देखिए, आप जब मार्च के बाद देखते होंगे, अप्रैल से लेकर जून तक उत्तराखंड में काफी ज्यादा क्या है, यहाँ पे जंगलों में आगजनी होती है। ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए, प्राकृतिक कारण में जैसे पत्थर का घर्षण, पत्थर आपस में चट्टाने टूटी, उससे घर्षण हुआ, उससे आग लगी, ये प्राकृतिक आपदा है। और उसमें भी एक मानवीय कारण हो सकते हैं, जैसे अब जंगल में कोई जा रहा है, कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा है, सिंपली उसने क्या किया, अपनी माचिस की तीली जलाई, फेंक दी, और उससे क्या होता है, पिरोल वगैरह खूब होते हैं, सूखी घास होती है गर्मियों के टाइम पे, तो आग जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, तो और कृषक क्या करते हैं ना अपने खेतों में, जैसे आपने देखा होगा, अब सब लोग पहाड़ से हैं, तो जब घास से पहले क्या होता है, अप्रैल अप्रैल मई में क्या होता है, अपने अपने खेतों में ना घास फूस काटी जाती है, जो मतलब कांटे वगैरह होते हैं, तो कांटे को सुखा के उनको आग जला दी जाती है, आग से। ठीक है, खरपतवार वगैरह जला दिया जाता है। तो उसी के कारण भी यहाँ पे क्या होती है, वनाग्नि होती है, फॉरेस्ट फायर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद यहाँ पे रखना है। अब मुख्य कारणों की मैं बात करूं, तो विशिष्ट भौगोलिक संरचना एवं हिमालयी क्षेत्रों में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता। तो अब भूकंप वगैरह जो आते हैं ना, ये क्या आता है, ये है हिमालयी क्षेत्रों में ना जो टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता है ना, उसके कारण भी यहाँ आपदाएं हमको देखने को मिलती हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। मैं उत्तराखंड की बात करूँ या हिमाचल की बात करूँ, सबकी बात करूँ, पर अभी उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेन उसको यहाँ पे देखते हुए चलूंगा। अब देखिए, सर्वाधिक आवर्ती क्या है, तो राज्य में सबसे ज्यादा प्राकृतिक जो आपदाएं है ना, वो क्या आती है, भूस्खलन। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, याद रखना, पहले क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो भूस्खलन से हो रही है। ठीक है, अगली बात, सर्वाधिक क्षति किससे हो रही है, देखिए, एक तो हो रही है सबसे ज्यादा आ क्या रहा है, सबसे ज्यादा क्षति क्या हो रही है, सर्वाधिक जनधन की हानि होती है भूकंप से। ठीक है, भूकंप आते हैं बहुत कम टाइम पे, कभी कभी आते हैं। ठीक है, फिर जब आते हैं तो वो बहुत विनाशकारी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सितंबर 1803 वाला पढ़ा होगा, जो गढ़वाल में आया था, बद्रीनाथ में, 9.0 किसका था, यहाँ पे स्केल ट्रिब्यूट थी उसकी, रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो ये काफी भयंकर होती है। ठीक है, छह के बाद ही ना चीजें, आपने देखा होगा वेनेजुला में अभी आया था, नेपाल में अभी आया था, छह के बाद ही चीजें खराब हो जाती है। ये तो 9 का आया था। ठीक है, ये काफी मतलब ये पूरा गढ़वाल इसने कह सकते हैं कि 1804 में अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया था, सॉरी, गोरखाओं ने अटैक भी वहां पे किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षति जो होती है वो भूकंप से होती है, और सर्वाधिक जो आपदा अभी के टाइम पे, तो मैं ये कहूंगा कि जो भूस्खलन आता है ना, हर साल देखिए आप, भूस्खलन होता है उत्तराखंड में, तो जनहानि यहाँ पर भी होती है, गाँव के गाँव बह जाते हैं। ठीक है, बट वही है, जो डेटा होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो भूकंप जब से क्षति होगी जब भी आएगा, पर ज्यादा हर साल देखने को आपको भूस्खलन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं।
अब हम भूविज्ञान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर आपका यहाँ से भूकंप वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम में ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। अब मैंने पहले आपसे बात की थी कि जो उत्तराखंड में जो भूकंप वगैरह जो आपदाएं वगैरह आती है ना, वो प्लेटों की गतिशीलता के कारण आती है, या फिर कह सकते हैं भ्रष्मों की उपस्थिति के कारण आती है, ठीक है। अब इसी क्रम में देखिए, एक होता है आपका सिस्मोलॉजी होता है। जैसे ये आपका देखिए, ये पूरा एक हमने प्रश्न बना रखा है, भूपट्टी बना रखी है, ठीक है। तो इसमें हमको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे एस वेव्स हैं, यहाँ पे पी वेव्स है, इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ठीक है। ये भी विनाशकारी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्राइमरी वेव्स इतनी विनाशकारी नहीं होती, सेकेंडरी वेव्स होती है। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है भूकंप के अध्ययन का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है भूकंप के विज्ञान अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको सिस्मोलॉजी यहाँ पे कहा जाता है। साथ ही साथ सिस्मोग्राफ होता है एक आपका, देखिए ये एक आपका सिस्मोग्राफ बना होता है, ठीक है। आप इसमें एक पेन होती है, जैसे चीज़ें हिलेंगी ना, ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें अपना ऐसे ड्रॉ करेगा इसको, तो ये इसमें क्या होगा, ऐसे ही जैसे पेन हिलेगी ना, जैसे ये है, देखिए मैं हिला रहा हूँ, ये हुआ ये। अब इसमें हमारे पास नंबर लिखे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो ये सबसे बड़ा ग्राफ कहाँ पर गया, जब भूकंप आया, पृथ्वी हिली, तो ये मेरा जैसे ये देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसमें लिखा होता है। अब जैसे वो क्या होगा, जैसे पृथ्वी हिलेगी ना, तो ऐसे ऐसे करेगा, जैसे 30 जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये। अब उसमें देखा जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे गया है, तो इसी से देखिए 9 पॉइंट हो गया, 0। इसी से यहाँ पे चेक किया जाता है, तो ये आपका सिस्मोग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इसमें यहाँ पे ड्रॉ होती हैं चीजें, और यही से पता चलता है कितने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे क्या था आपका भूकंप है, रिएक्टर स्केल पर कितना भूकंप था। तो इसको याद रखना, ये आपका सिस्मोग्राफ यहाँ पे होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है आपका, ठीक है। इसी में देखिए एक होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, तो एपिसेंटर होता है जहां भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। तो भूकंप की तरंगें भूकंप आने का सबसे पहले जब पहुंचेंगी ना, उसी को ही क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके साथ ही एक होता है आपका रिएक्टर स्केल। तो मैंने बताई दिया आपको, रिएक्टर स्केल ये होती है भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना होता है, उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फोकस, या इसको नाभि कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखिए भूकंप ये है, ये बना हुआ है यहाँ पे, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपका एपिसेंटर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ है, फोकस है, जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई। यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई, फिर ये वेव्स ऊपर को गई, फिर ये यहाँ जाके हानि हानि करेंगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ना, भूकंप आने के कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि चीज क्या हो रही है, ठीक है। तो याद रखना है, वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस या नाभि यहाँ पे कहा जाता है। अब देखिए, भारत में कुल भूकंपों में 68% हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि हमारी जो पहाड़ जो बने, जो हिमालय वाले क्षेत्र है ना, हिमालय राज्य, उनके नीचे से क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि भस्म रेखा है, मतलब, ठीक है। और नीचे वहाँ पे क्या है, वो पट्टियाँ वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक देखते हैं, जो प्लेटें वहाँ बनी हुई है वो आपस में क्या करती है, हिलती है पृथ्वी के दबाव के कारण, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना, अब क्या होगा, एक जगह आपने डैम बना दिया, बहुत पानी इकट्ठा हो गया, उसके लार्ज पे वहाँ पे क्या होगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ गया है, तो उससे क्या होगा, नीचे जो उसकी प्लेटें होंगी ना, वो आपस में क्या होंगी, हिलेंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो टिहरी बांध आपका बना था, उसके नीचे से ना जोन 4 और 5 में, तो कह सकते हैं 4 और 5 में आता है वो एरिया, तो उसके नीचे से प्लेट भी गुजरती है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे डैम, इसलिए वहाँ पे विरोध हुआ था उसका, कल के दिन अगर भूकंप आता है तो ये पूरा उत्तराखंड को खाएगा ही खाएगा, उत्तराखंड के साथ दिल्ली, उसके बाद मेरठ, ये पूरा एरिया पूरा सब खराब खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब आपदा में आ जाएगा, ये बह जाएगा बारिश में। इसी तथ्य में देखिए, इंजीनियरिंग तथ्य क्या है, जो केंद्रीय भ्रष्म रेखा होती है जिसे कहते हैं सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, टिहरी बात की नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो सेंट्रल थ्रस्ट लाइन है ना, वो टिहरी बात के नीचे से होकर गुजरती है। इसके विरोध का मुख्य कारण यही था, टिहरी बात का, ठीक है। कल के जब भूकंप आता है तो ये जान मान हानि की बड़ी हानि करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं उत्तराखंड के भूकंपीय जोन एवं निगरानी तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए भारत में ना, भारत को 4 भूगर्भीय जोन में बांटा गया है, ठीक है। देखिए पहले 4 में बांटा गया था, अब तो ये नया आ गया है, इसमें एक आपका 6 भी ऐड हो गया है। देखिए भारत को 4 में बांटा गया है, और उत्तराखंड को जोन 5 और जोन 5 में, 4 और 5 में रखा गया है। अब ये एक नया डेटा आया है ना, उत्तराखंड को छठे में रखा गया है। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे छठे में भी इसको रख दिया है, क्योंकि एग्जाम में अभी कुछ नहीं बनेगा आपका, और अभी एक नया डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको 6 जोन में रख दिया गया है, 5 और 6 में, ठीक है। तो देखिए जोन 4 क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। संवेदनशील माना जाए तो मतलब यहाँ पे क्या होएगा, मतलब ठीक है, यहाँ पे भूकंप आएगा तो इतनी हानि नहीं होगी। जैसे देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये क्या है, जोन 4 में आते हैं। इसी में जोन 5 में आएगा, अति संवेदनशील जगह होगी आपकी, जहाँ पे भूकंप के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत,
ठीक है। इसी में अगर हम देखें तो चमोली और रुद्रप्रयाग जो है सर्वाधिक अति संवेदनशील है। सबसे ज़्यादा अगर भूकंप अगर कभी आएगा ना तो वो कहाँ पे आएगा, वो आपका चमोली या रुद्रप्रयाग में देखने मिला, और यहाँ पे जनमाल की ज़्यादा हानि यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी क्रम में राज्य के भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं कितने, एक देहरादून में है आपका, एक टिहरी में है, एक आपका गरुड़ गंगा में है। ठीक है, याद रखना कहाँ कहाँ पे है, देहरादून, टिहरी एंड गरुड़ गंगा में आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इसी क्रम में अब हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक को भूकंप। ठीक है, जो भूकंप उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड भी करूंगा, और आप टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहना, तो वहाँ पे मैं एक आपको पूरा वहाँ पीडीएफ टाइप भेजूंगा। ठीक है, 1 से 2 पेज की, जहाँ पे क्या होगा आपको उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट जो 20 शताब्दी में जो भूकंप भूकंप आए थे, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लेना वहाँ से एग्जाम में। रिसेंट में 2-3 पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैचिंग फॉलोइंग में। ठीक है, जैसे तवा घाट भूस्खलन कहाँ पे हुआ था, बालाघाट बाबा घाट कहाँ पे हुआ था, कपकोट बांध में भूस्खलन कहाँ कब हुआ था, ऐसे पूछ लेते हैं, कर्मी भूस्खलन कब हुआ था। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है, तो वो आपको भेज दूंगा वहाँ पे। मालपा आपको बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम भूकंप की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे भूकंप यहाँ पे आया था, तो ऐतिहासिक भूकंप की बात करूँ तो मई 1803 में उत्तरकाशी में देखने को मिला, जो तीव्रता 6.0 की थी। ठीक है, इसके बाद सितंबर 1803 में, ये सबसे खतरनाक था, बद्रीनाथ में तीव्रता थी 9.0 थी इसकी। ठीक है, और आज तक का सबसे बड़ा माना जाता है ये, और सर्वाधिक तीव्रता थी इसकी। ठीक है, हजारों लोग इसमें मर गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे धारचूला में आया था 1968 में, तीव्रता 7.0 थी इसकी। ठीक है, इसी के साथ ही एक आपका गंगोत्री में भी आया था। ठीक है, तो गंगोत्री में भी आपको देखने को मिलता है आपका 1816 में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड था 7.0 था। फिर आपका उत्तरकाशी में देखने को मिलता है 1991 में 6.6 का देखने को मिलता है। ठीक है, इसी क्रम में एक आपका मई 1835 में देखने को मिलता है लोहाघाट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड था 7.0, तो इसने भी काफ़ी जानमाल की यहाँ क्षति यहाँ पे करी थी। इसके साथ मार्च 1999 में चमोली में देखने को मिलता है 6.8 का। नवंबर 2017 मिलता है तोलिया रुद्रप्रयाग में 5.5 का। ठीक है, तो ये आप याद रख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, रिसेंट वाले यही है। इसके बाद इतने बड़े कोई उत्तराखंड में अभी तक आए नहीं है, और न भी आए तो अच्छा है। ठीक है, तो याद रखना। इसी क्रम में एक आपका 1991 में था। ठीक है, बता दिया, हाँ मैंने बता दिया उत्तरकाशी वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाए। आगे देखते हैं, अब हम भूकंप जागरूकता और तकनीक सहल देखते हैं। ये इसको आप करंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए पहला आपका यहाँ पे भूकंप ऐप है। क्या है? भूकंप ऐप। तो उत्तराखंड सरकार और आईआईटी रुड़की ने द्वारा इससे क्या किया है, इसको विकसित यहाँ पे किया गया है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, भूकंप से बचने के लिए भूदेव एक नाम क्या किया है, यहाँ पे ऐप शुरू किया गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये 5 मैग्नीट्यूड तक के ऊपर के जो भूकंप आएंगे ना, जैसे 5 तक तो कुछ नहीं करेगा। अब 5 से ऊपर ही विनाशकारी होते, ज्यादा क्षति करते हैं। तो 5 से ऊपर जैसे भूकंप जो आएगा ना, ये क्या करेगा, सायरन बनाना शुरू कर देगा, चेतावनी देना शुरू कर देगा, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही उत्तराखंड में एक आपका भूकंप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक फिल्म बनी हुई है, जिसका नाम है डांडी काठी की गोद माँ। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम बहुत बार। डांडी काठी की गोद माँ जो फिल्म बनी हुई है, उसका संबंध किससे है? भूस्खलन से है, या फिर भूकंप से है, या बाढ़ से है? तो आपको याद रखना है किससे है, ये आपका भूकंप के प्रति जागरूकता के लिए। ठीक है, इसी क्रम में इसरो की भूस्खलन रिपोर्ट आई 2023 में, लेटेस्ट है ये। तो देश के 147 जोखिम वाले जिलों में, तो पूरे भारत के अंतर्गत, ठीक है, इनने आइडेंटिफाई किए कितने, 147 जिले आइडेंटिफाई किए। उसमें से ना रैंक 1 और रैंक 2 उत्तराखंड के जिले हैं, खुद देखिए। तो पूरे भारत में, इसी के साथ ही जो तीसरा था ना, वो आपका केरल का था। केरल में बहुत भूस्खलन देखने को मिलता है। तो केरल आपका पहला रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी। तो एक चीज आप देखिए, उत्तराखंड कितना संवेदनशील होगा इन आपदाओं की दृष्टि से। जहां पे आप देख सकते हैं पूरे भारत में रैंक 1 रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की आ रही है, रैंक 2 आपकी टिहरी की आ रही है, और रैंक 3 फिर केरला की आ रही है। ठीक है, केरला का एक जिला है उसकी आई है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे छठवां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ था अभी देहरादून में, देखने को मिला है। कहाँ पे? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। कब मिला? 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर, तो 3 दिन तक ये देखने को मिलता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में उस टाइम पे बने भी थे करंट अफेयर में। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलो हम आगे देखते हैं कुछ मेन चीजों को, और आगे हम समझने का ट्राई यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करें भूस्खलन होता है। हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं भूस्खलन के बारे में। अब मेन तो वही है, इसके कारण क्या है, ढलानों का जो खतरा है, और हालिया संकट क्या क्या पैदा कर देता है। ठीक है,
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे भूस्खलन की बात करें, तो सर जैसे देखिए आपके लिए ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए कमजोर चट्टान है जहाँ हमेशा ना कुछ क्या होता है, लैंडस्लाइड होती रहती है, ठीक है, हल्की बारिश हो जाए, हल्की धूप हो जाए। देखिए बारिश में ही भूस्खलन नहीं होता है, ठीक है, आप बहुत बार देखते होंगे ना, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही भूस्खलन दिखने मिलता है। वो उसका रीजन रीजन क्या होता है, जैसे अभी ना जुलाई से लेके या जून से लेके जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत बारिश होती है उत्तराखंड में, क्या होती है, बारिश आपको देखने को मिलती है। अब इस बारिश से होता क्या है, अभी क्या होता है, पहाड़ पानी पी लेते हैं, बहुत ज्यादा सोख लेते हैं कह सकते हैं। अब जैसे जैसे ना इसमें धूप पड़ती है, अक्टूबर नवंबर में धूप पड़ेगी, तो क्या होता है, दरारें आना शुरू हो जाती है पहाड़ों पे, क्या होती है, दरार आना शुरू हो जाती है। अब बड़ी बड़ी दरारें, जैसे पानी सोखा हुआ है, अब जैसे जैसे पानी सूखेगा, गर्मी पड़ेगी, तो चट्टाने क्या होती है, आपने देखा होगा ना बहुत बार, जैसे आप देखते होंगे कहीं जमीन पे, जहाँ पे पानी होगा ना, कुछ दिन में धूप पड़ जाती है, तो अपने आप दरार आ जाती है उसमें, आपने देखा होगा। तो वही पहाड़ों के साथ भी होता है। तो उससे क्या होता है ना, फिर से अक्टूबर नौ में भूस्खलन उतना ज्यादा नहीं होता है उस टाइम पे, वो बहुत रेयर जगह पे होता है। बट ये जो बरसात वाला होता है ना, ये अभी तो देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इसलिए केदारनाथ की जो आपदा आई थी, यही मतलब ये हुआ। उसके बाद केदारनाथ में यहाँ पे देखा, अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है उसको सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम बारिश होते ही, क्योंकि रीजन वही है, ठीक है, कच्चे पहाड़ है यहाँ पे, ऊपर से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि जो पक्के पहाड़ भी थे वो भी कमजोर, इतना ज़्यादा ब्लास्ट कर दिया पहाड़ों में चट्टानों को तोड़ने के लिए। तो रीजन वही होता है। अब चट्टानें कमजोर होंगी तो उसमें क्या है, जैसे थोड़ा बारिश होगी तो चट्टानें यहाँ पे बह जाएंगी, ठीक है। इसी क्रम में देखिए कारण क्या है, देखिए अब यहाँ पे मैंने बोला कटनु चट्टान है, अतिवृष्टि होगी, अत्यधिक बारिश होगी, तो भूस्खलन अपने आप हो जाएगा, कमजोर जो पहाड़ होंगे तो भूस्खलन होके, यहाँ आपकी रोड थी या रास्ते थे, ये यहाँ पे जैसे घर कोई होंगे तो बह के पूरे नीचे चले जाएंगे। तो घर यहाँ पे मवेशी कभी घर बने हुए चले जाते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, उत्तराखंड का अधिकांश भाग ना क्या है, पर्वतीय एवं ढालदार है, ठीक है। इसी क्रम में चट्टानें कमजोर व संवेदनशील है, चट्टानें कमजोर है, ऊपर से इतना डेवलपमेंट हो रहा है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो जो पेड़ जो होते हैं ना, वो जड़ों को मजबूत पकड़े रखते हैं, जकड़े रहते हैं, ठीक है। अब पेड़ कट रहे हैं, पेड़ सूख गए, जड़ें कमजोर हो गई, तो ऑब्वियसली भूस्खलन होना ही होना है। इसी क्रम में बरसात में भूस्खलन की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि देखने को यहाँ पे देखने को मिलती है। 2024 की घटनाएं हम देखते हैं, तो 31 जुलाई 2024 को अतिवृष्टि से केदारनाथ धाम मार्ग पर भारी भूस्खलन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसी क्रम में 27 जुलाई 2024 को टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील पर तोली गांव में भूस्खलन देखने को मिलता है। इसी क्रम में आपने लास्ट ईयर देखा होगा 5 अगस्त को आपका 2025 को, ठीक है, खीर गंगा में जो भूस्खलन हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं आगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिसेंट वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी धराली में जो हुआ था, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, धराली आपदा जो आई थी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनडीएमए की पहल, ठीक है। अब एनडीएमए की जो पहल क्या है उसको हम देख लेते हैं। एनडीएमए करता क्या है, एनडीएमए पहल यहाँ से कैसे शुरू करता है, ठीक है। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका इसके द्वारा 13 अति संवेदनशील हिमनदी जिलों की पहचान की गई है कि ये अति संवेदनशील है, कभी भी ये टूट सकती है। यूएसडीएमए उत्तराखंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चमोली के वसुंधरा ताल का स्थानीय सर्वेक्षण द्वारा पूर्ण किया गया अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो इनने वहाँ पे सर्वेक्षण किया और बोला कि हाँ ये अभी सुविधा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। अब कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भूस्खलन की बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए 1867 से लेकर 1880 के बीच में नैनीताल में आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, अल्मा पहाड़ी है, यहाँ पे प्रथम बार भूस्खलन देखने को मिलता है, ठीक है। और 18 सितंबर 1880 को, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो लगभग शेर के डांडा पहाड़ी पर भूस्खलन होता है, पहाड़ी खिसकने से 151 लोगों की यहाँ मृत्यु होती है, क्या होती है, 151 लोगों की ना यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद थोड़ा बहुत यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही 1893 में विरही गंगा में भूस्खलन होता है, ठीक है, विरही गंगा वाला तो इंपॉर्टेंट है। कब होता है, 6 सितंबर 1893 को होता है। भूस्खलन से गौना ताल या फिर दुर्मी ताल का क्या होता है, निर्माण होता है। पहले क्या होता है, ये भूस्खलन होता है, गुरुमत बनती है, फिर यहीं पे क्या होता है ना, एक सर्वेक्षण होता है। एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक होते हैं TH हॉलैंड, इनने एक सटीक भविष्यवाणी कहा, इनने कहा कि ये झील बनी हुई है, गोना झील बना हुआ है, ये लगभग 1 साल में टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 साल में क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। भविष्यवाणी की सच भी हुई, और 25 अगस्त 1894 को यह होती है, टूट जाती है, और जनहानि यहाँ पे नहीं होती है। तो जनहानि यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, इस टाइम पे जनहानि देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। इसी के साथ ही फिर क्या होता है, 20 जुलाई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20 जुलाई को क्या होता है,
1970 को गौना ताल ना फिर से टूटता है। 1970 पुनः ये ताल टूटता है और भारी क्या होती है, तबाही होती है, बाढ़ आती है और चमोली मुख्यालय को गोपे से कर, इसलिए आपने देखा होगा ना, जितने भी मुख्यालय आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चंपा का चंपात में, पिथौरा का पिथौरागढ़ में है, ठीक है, नैनीताल का आपको नैनीताल में मुख्यालय देखने को मिलता है, जैसे आपने जो जितने भी देखे, अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा, देहरादून का देहरादून में, हरिद्वार का, तो आपने देखा होगा ना, चमोली का जो हेड जो आपका मुख्यालय है वो चमोली में नहीं है, वो गोपेश्वर में है। यही कारण है, उसका कारण ही ये है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट करना पड़ा कहाँ पर, गोपेश्वर में इसको शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं चरण 2 की बात करें, यहाँ प्रमुख भूस्खलन की बात करूँ और जोशीमठ पुनर्निर्माण की बात करूँगा। देखिए 1998 में क्या होता है, मालपा पिथौरागढ़ में, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, आपने एग्जाम देते होंगे, पता होगा आपको। 18 अगस्त 1998 को भीषण तबाही होती है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो आपका मानसरोवर यात्रा होती है अभी चल रही है, अभी लोग जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया और यहीं पे प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी जो है ना, इनकी डेथ भी हो गई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम पूछा जाता है, मालपा विद्रोह, सॉरी मालपा जो आपका पिथौरागढ़ में जो भूस्खलन हुआ था उसका संबंध यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो आपके उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ऑपरेशन पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लू एंजल यहाँ पे पूछा जाता है। इसी के साथ ही 2013 में कुंवारी गांव 13 जून 2013 को बागेश्वर चमोली सीमा पर भूस्खलन, जिससे पिंडर घाटी में कुंवारी झील का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो बागेश्वर चमोली सीमा पर ही आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आपको एक याद रखना है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपका एक भूस्खलन होता है यहाँ पे 1990 में, ठीक है। 1990 में देखने को मिलता है आपको, ये मिलता है आपका नीलकंठ क्षेत्र में, ठीक है। कुछ लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 100 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपका 1983 में, ये आता आपका 1980 में बागेश्वर में कर्मी भूस्खलन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कर्मी भूस्खलन, ठीक है। याद रखना आपको, ये कहाँ पे हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। इसी के साथ एक आपका होगा ऊखीमठ भूस्खलन, ये भी आपको याद रखना है, 11 अगस्त को हुआ था ये 1998 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक आपका टिहरी बांध में भूस्खलन देखने को मिलता है, टिहरी बांध में, ठीक है, ये हुआ था अगस्त 2010 को। मोस्ट ऑफ आपको बरसात में देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगस्त ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ ही एक आपका इंपॉर्टेंट है कपकोट भूस्खलन हुआ था, ये मिलता है अगस्त 2010 में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये मेन थे, तो आपको याद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसी में एक है आपका जोशीमठ पुनर्निर्माण। तो देखिए हुआ क्या, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले की न्यूज़ थी, जो आपका जोशीमठ है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या हुई थी, भूधसाव हो रहा था, घरों में क्या दरारें आ गई थी। तो भूधसा प्रभावित क्षेत्रों में ज्योतिर्मठ के लिए पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1658 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है, एक केंद्रीय सहायता यहाँ पे प्रदान की गई, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का कहना ये था कि हमको यहाँ पे वो तो कहीं पुनर्वास कीजिए, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पानियों के निकासी के लिए इतनी सुरंगें बन रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो नदी क्या होना है, पहाड़ों को धंसना ही धंसना है वहाँ पे, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में आपने देखा होगा, 2 साल पहले की न्यूज है, सिलक्यारा सुरंग आपदा आई थी, सिलक्यारा सुरंग आपदा आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। अब सिलक्यारा सुरंग की बात करें तो ये हुआ था 12 नवंबर 2023 को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आपकी सुरंग है ना, इसकी लेंथ भी एग्जाम में पूछ ली गई है, तो 4.53 किलोमीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर के आसपास के है इसकी लेंथ है, ठीक है, सुरंग की लंबाई है यहाँ पे। और ये NH 134 पे, जो आपका यमुनोत्री गंगोत्री राजमार्ग है ना, तो वहाँ पे सिलक्यारा बड़कोट जगह है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए बड़कोट सिलक्यारा को जोड़ने के लिए बनाया गया है, इसको याद रखना है। लगभग 41 मजदूर 17 दिन तक इस गुफा में फंसे रहे, इस सुरंग में फंसे रहे, तो इनके लिए यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। इसका निर्माण कार्य की बात करूँ, शुरू कब हुआ था सिलक्यारा का, 2018 में देखने को मिलता है, केंद्रीय मजबूरी 2018 में दी थी इसको, ठीक है। और निर्माण कंपनी कौन काम करी थी,
नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी इसमें काम यहाँ पे कर रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो ये एक आप यहाँ पे हुआ था करके। ठीक है, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है एग्जाम में। देखिए, जो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन था ना, इसमें ऑपरेशन सिलकारा नाम दिया गया, सफलतापूर्वक रेस्क्यू मिशन पूरा किया गया। अब विशेषज्ञ की बात, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा भी गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ थे, इनका नाम है प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क। तो ये यहाँ पे आए, इनने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बाद में आपने देखा होगा ना, यहाँ पे रेड माइनिंग होती है एक। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, चूहों की तरह, रेड माइनिंग नाम चूहों के उससे है। इसमें क्या होता है, माइनर्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, छोटा सा एक खोदने के लिए ले आते हैं। जैसे चूहे छोटे जो बिल बनाते हैं ना, तो ऐसे ये बिल से अंदर गए। ठीक है, ये टीम होती है, दिल्ली से टीम आई थी, लोग होते हैं। ये पहले मेघालय में होता था रेड माइनिंग। फिर मेघालय में ना, ये इसको देखा गया, जो आपकी एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जो बनती है, तो एनजीटी ने ना इसे रोक लगा दिया। एनजीटी ने कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति को क्या कर रहा है। अब इसमें होता है ना, पहाड़ में छोटे जो छेद कर देते हैं, रेड माइनिंग होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, पहाड़ कमजोर पड़ जाते हैं। बट ये टेक्निक आपको ये सिलकारा में काम आई, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें काम नहीं कर पाई थी, वहाँ पे इन लोगों ने जाके अपने, मतलब ये लोग, अब इंसान होते हैं, मशीनें कुछ नहीं होती हैं, इनका छोटे छोटे खोदने की चीज़ें होती हैं, और छोटे छोटे बिल टाइप कर देते हैं कि एक इंसान घुस सके, छोटे छोटे बिल बनाते हैं, इसलिए रेड माइनिंग कहा गया उसको। ठीक है, ये मेघालय में होती थी, पर बाद में वहाँ के एनवायरमेंट ने इसको, एनजीटी ने उसको बैन लगा दिया गया, वो बंद हो गई है वहाँ पे। ठीक है, बट ये यहाँ पे इसको काम में लाई गई। साथ में इसकी जांच समिति बैठाई गई, सुरंग घटना में जांच कमेटी, तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर शांतनु सरकार। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई सिलकार टनल पे, 17 दिन बुक लिखी गई, लेखक राजीव रंजन जी के द्वारा लिखी गई। द प्रॉमिस लिखी गई, अर्नोल्ड डिस्क ने लिखी। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन सिलक्यारा, द 17 डेज रेस्क्यू मिशन, लेखक शरद कुमार त्रिपाठी जी हैं, याद रखना, ये एग्जाम पूछ सकते हैं। द रिमूव ऑफ सिक्यारा, ये लिखी है डॉक्टर दुर्गेश पंत जी ने। तो ये 3 बुक का ये 4 बुक का इंपॉर्टेंट है, 17 दिन, द प्रॉमिस, ऑपरेशन सिलक्यारा एंड द रिमूव ऑफ सिलक्यारा। ठीक है, तो ये आपको सभी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, क्लियर है चीजें, तो आपको याद रखना है। और यहीं पे आपका ना एक मंदिर ही बनाया गया है। ठीक है, उस मंदिर का नाम को आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाहर एक मंदिर ही बनाया गया है, उसकी पूजा वगैरह भी होनी शुरू हो गई है अब। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे राज्य में बाढ़ का इतिहास। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए बाढ़ भी आती रहती है बरसात के सीजन में। तो सबसे पहले आपकी 1951 में सतपुली में पूर्वी न्याय नदी में बाढ़ आई और जानी जनहानि यहाँ को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद 1967 में नानक सागर डैम, जो कि आपका खटीमा के पास उधम सिंह नगर में आपका नानक मत्ता में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नानक मत्ता डैम भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टूटता है और 80 लोग यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 2012 में उत्तरकाशी के असीम गंगा में भीषण दुर्घटना आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसी क्रम में आपने देखा होगा एक आपका जो 2013 में केदारनाथ आपदा आती है। ठीक है, 16 यानी 17 जून को, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो माना जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इसको माना जाता है। उत्तराखंड इतिहास की सबसे बड़ी आपदा, लगभग पता ही नहीं है कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग मिले ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, लगभग 5-7 हज़ार लोगों की डेथ थी, मतलब कितने लोग तो बह गए, उनकी बॉडियाँ ही नहीं मिली, आज तक नहीं मिली हैं। ठीक है, तो चोरावारी ग्लेशियर जो है आपका, ठीक है, चोरावारी ग्लेशियर में यहाँ पे क्या मिलती है आपको, आपदा देखने को मिलती है, ये टूटती है और इसके बाद पूरा केदारनाथ मंदिर के पास से लेकर चीज़ें बाहर ले जाती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण केंद्र बनाए रखे हैं उत्तराखंड में, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, तो देखिए देहरादून में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है और उधम सिंह नगर में है। ध्वनि एवं वायु गुणवत्ता मापन केंद्र में 4 स्थापित ये भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, अब देखिए केदारनाथ आपदा के बारे में हमने वैसे चीज़ें देख ही ली है, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। केदारनाथ आपदा 2013 एवं जीओएल विज्ञान। अब GLOF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लेशियर, इसको याद रखना। ठीक है, लेक आउटब्रस्ट। ठीक है, फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, जिसको GLOF विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या माना वहाँ पे, देखिए ग्लेशियरों में जो तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, और वहाँ पे जो हिमनद है वो अतिरिक्त हो रहे हैं, जैसे पिघल रहे हैं तो वो कमजोर हो रहे हैं। अब क्या है, देखिए इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो ग्लेशियर प्रॉपर वे पे क्या हो रहे हैं, मेल्ट होते रह रहे हैं। ठीक है,
तो अचानक क्या होता है ना, ग्लेशियर से क्या होता है, नदियों में अचानक से जल प्रवाह बढ़ जाता है। अब ग्लेशियर एकदम से पिघल रहे हैं, एकदम से नदियों में पानी आएगा, तो उससे क्या होगा, अचानक से उनमें जल प्रवाह वृद्धि हो जा रही है। और यही कारण आपने देखा होगा ना, जीरो कारण अभी आपका आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज में पता होता, फरवरी, मुझे डेट भी याद है, ठीक है, 8 फरवरी को 2021 को, ठीक है, देखिए फरवरी में कोई बरसात नहीं है, कोई आपदा के कारण नहीं है, बट नीति घाटी में, ऋषि गंगा में आपने देखा होगा, नीति घाटी में, ऋषि गंगा में ग्लेशियर टूटता है, ठीक है, जिसके आपने देखा होगा उस कारण काफ़ी ज़्यादा जलवृद्धि होती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उसमें जो आपके एक दो क्या थे प्लांट वो बन रहे थे, ठीक है, जो आपके प्लांट वगैरह होते हैं, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं चल रही थी, वो पूरी बह गई थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कारण उसी का था, ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट फ्लड का ही कारण था यहाँ पे। अब देखिए केदारनाथ आपदा की मैं बात करूँ, ठीक है, केदारनाथ आपदा की हम बात करते हैं, तो 16-17 जून 2013 को देखने को मिलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, और अभी इसी कारण मंदाकिनी नदी की भी ना लेंथ 5 किलोमीटर बढ़ गई है, यहाँ पे लंबाई इसकी 5 किलोमीटर बढ़ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, थल सेना का ऑपरेशन था, और सूर्य होप, ठीक है, 17 जून से लेके 2 जुलाई तक ये यहाँ पे चलाया गया था, और वायुसेना का था राहत। देखिए जो आपकी थल सेना है उसने चलाया था ऑपरेशन सूर्य होप, और जो वायुसेना ने चलाया था एयरफोर्स में ऑपरेशन राहत। पुनर्निर्माण की बात करूं तो 11 मार्च 2024 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को ये सौंपा गया, नीम जो है आपका, इनने यहाँ पे काम शुरू किया। शैक्षिक प्रभाव की बात करूं, सीबीएसई ने इसे डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगर आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जहाँ पे आप एसएसटी पढ़ते होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपने एक चैप्टर देखा होगा, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। तो ये आपने सीबीएसई ने अपने उसमें आपदा के लिए अवेयरनेस के रूप में वहाँ पे इसको, इस केदारनाथ आपदा के बारे में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो ये मेन मेन चीज़ें थी, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे पता हो गया है, ठीक है। अब बता, और देखिए ये हमने, देखिए भूस्खलन था एक, ये हिमस्खलन के बारे में हमने यहाँ पता कर ही लिया है, ठीक है, हिमस्खलन का कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि नीति घाटी में जो हुआ था। और इसी क्रम में आपने एक साल पहले और भी देखा होगा, अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के अंतर्गत, उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा, ठीक है, द्रौपदी का डांडा 2 में भूस्खलन, हिमस्खलन देखने को मिला, ग्लेशियर ब्रिज टूटे, वहाँ पे लॉन्च आया, और 29 पर्वतारोहियों की यहाँ पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसमें एक कौन थी, उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट है, सविता कंसवाल, कौन थी, सविता कंसवाल थी, इनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट विजेता भी रही हैं ये, ठीक है, तो एवेलॉन्च आया, उनकी डेथ हो गई। तो ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट की बात करूं तो ग्लेशियर में तेजी से पिघलने से हिमनद झील असंतुलित हो जाती है, जिससे अचानक नदियों में जल प्रवाह भयानक वृष्टि। क्वेश्चन पूछ सकता है जियोलॉग क्या है, या फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन मेन चीज़ें थी, आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी क्रम में ना एक इंपॉर्टेंट कुछ बता दूं, जो केदारनाथ आपदा भाई, उसके बाद इसके लिए यहाँ पे काम शुरू किया, मैंने बताया कि इसको नीम को दे दिया था, तो इसलिए अब जो इसमें यहाँ पे केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन केदार, ठीक है। ऑपरेशन केदार का संबंध किससे है, तो याद रखना ये किसके है, ये केदारनाथ या केदार घाटी को पुनर्निर्माण संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिमस्खलन, बर्फ का कहर और पर्वतारोहण, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए जीएलएफ का प्रत्यक्ष उदाहरण हमने बता दिया कि 7 फरवरी 2021 को जो नीति घाटी में ग्लेशियर टूटता है, दोहरी गंगा में सहायक नदी जो है ऋषि गंगा में भयंकर बाढ़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और बहुत सी परियोजनाएं उत्तराखंड की वो यहाँ पे जो चल भी रही थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है, सब बह जाता है वो। पर्वतारोहण त्रासदी की बात करूं तो मैंने बात करी ली, द्रौपदी का डांडा 2 में भीषण भूस्खलन देखने को मिलता है, 29 लोगों की मृत्यु हो जाती है, विशेष क्षति, एवरेस्ट विजेता प्रसिद्ध पर्वतारोही समिता कंसवाल, कंसवाल का यहाँ पे क्या होता है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मेन मेन चीजें थी, हमने ये देख ली है, आगे देखते हैं। अब हम उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के कुछ प्रशासनिक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तराखंड में आपदा अधिनियम ना 2005 का है, किसका है, 2005 का है, और इसे जनवरी 2006 से लागू किया गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है ना जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है, और कहीं पे नहीं था पहले, पहला उत्तराखंड राज्य जिसने अपने यहाँ पृथक से क्या किया, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन यहाँ पे किया गया, जो पूरा काम किसके लिए करता है, आपदा के रिलेटेड चीजें करता है, ठीक है। और यह प्रणाली हमने कहाँ से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया मॉडल से ली हुई है। ऑस्ट्रेलिया का जो आपदा का जो मॉडल होगा ना, उसके तर्ज पर हमने यहाँ पे चीजें ली हुई है। देखिए राष्ट्रीय प्राधिकरण जो होता है ना, ठीक है, राष्ट्रीय प्राधिकरण जो होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेशनल लेवल पे, वो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है,
ठीक है। जबकि राज्य के अंतर में बात करूं, राज्य प्राधिकरण की बात करूं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम होते हैं। कौन होते हैं? सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे होते हैं। ठीक है। देखिए 9 अक्टूबर 2013 को एनडीआरएफ की गठन किया गया। ठीक है, गठन 2006 में। देखिए एनडीआरएफ गठन 2006 के तर्ज पर आधारित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 9 अक्टूबर को, जैसे एनडीआरएफ है ना, जो 2006 में आई थी। देखिए उत्तराखंड में, भारत में क्या होता है, कुछ भी चीज़ें कब बनती हैं, जब कुछ होता है। ये 2006 में एनडीआरएफ क्यों बना, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड क्यों बना? देखिए उत्तराखंड वाला जो बना हुआ है वो आपका एसडीआरएफ, वो बनाया आपका 9 अक्टूबर 2013 को। इसको यहाँ याद रखना, एसडीआरएफ की। एनडीआरएफ क्यों बना 2006 में? आपको पता है ना, जो आपका हिंद महासागर है, ठीक है, या बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में आपने देखा होगा 2004 के आसपास सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार में क्षति हुई। उसके बाद भारत का जो पूर्वोत्तर का राज्य, नीचे कह सकते हैं ईस्टर्न जो घाट है, वहाँ पे आपकी क्षति देखने को मिली। तो उसके बाद ही यहाँ पे एनडीआरएफ बनाया गया। अभी तो आप देखते हैं जैसे भी कुछ साइक्लोन वगैरह आते हैं, सीधे एनडीआरएफ की टुकड़ियां वहाँ पे तैनात कर दी जाती है, या आपदा आती है तो सीधे, पहले ये नहीं था 2004 के आसपास। 2005 में क्या किया गया, उत्तराखंड में, भारत में आपदा प्रबंधन बनाया गया। तो इसी के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत ही एनडीआरएफ का गठन यहाँ पे किया गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, 2006 में। और उत्तराखंड में इसी तर्ज पर, देखिए उत्तराखंड में कब, उससे पहले नहीं बनाया इन लोगों ने। जैसे 2013 में आपदा आती है केदारनाथ की, जून में, इसके बाद आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर 2013 को फिर एसडीआरएफ बनाया जाता है। मैंने कहा ना, भारत में कुछ भी काम होता है जब चीजें हो चुकी होती है खराब, उसके बाद चीजें बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू हेतु ड्रोन फोर्स का गठन भी अब धीरे धीरे, पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जिसने ड्रोन फोर्स का गठन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अवेयरनेस के लिए स्कूली शिक्षा में आपदा प्रबंधन को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद यहाँ पे रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेन चीजें। देखिए तकनीकी अवसंरचना और समन की बात करो, मिटिगेशन क्या होता है? ठीक है, समन क्या होता है? सिंपल बात है, समन क्या होता है? समन का मतलब होता है आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों को प्रभाव, मतलब समन का मतलब होता है आपदा प्रबंधन से संदर्भ में आपदा से प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना। ठीक है, एक समन जारी करना, हम कहते हैं ना समन जारी कर दिया गया इस टाइप से। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, देखिए ड्रोन डॉपलर रडार की बात करूं, सटीक मौसम के बारे में, मुक्तसर में एक है, सुरकंडा टिहरी में एक है, और लेस डाउन पौड़ी में 2013 सेटअप यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बॉबी बकेट का संबंध किससे है ऑपरेशन? तो 2024 में जब जंगलों में आगजनी हो रही थी, तो एयरफोर्स ने अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टर से क्या किया, कंटेनर, जो बकेट होता है नीचे, ये टिहरी, ये नैनीताल झील, जो नैनी झील है, ठीक है, वहाँ से पानी भरा और जंगल में छिड़काव किया। अब यहाँ पे कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो ये आपको एक पढ़ाई के साथ साथ, उत्तराखंड के नागरिक है तो पता भी होना चाहिए। कुछ आपातकालीन इमरजेंसी नंबर सरकार ने जारी किए हैं। 1070 राज्य स्तर पर आपदा से संबंधित है, जनपद स्तर पर 10777, ये आपको हेल्पलाइन नंबर, कभी कुछ आपदा आती है, ठीक है, तो आपको इनमें कॉल करना है। जुलाई 2013 में नदी तटों पर, नदी तट है जैसे नदी है, इसके 200 मीटर के एरिया में आपको, आप कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, ना होटल बना सकते हैं, ना घर बना सकते हैं। सरकार ने इसके ऊपर बैन कर दिया है, निर्माण कार्य पूर्ण तरह से रोक कर दिया है। पर अभी ये चीज़ें हो नहीं रही है, अनदेखा किया जा रहा है। आप देखते हैं अभी भी कहीं ना कहीं नदियों के किनारे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो यहाँ से पैसे आएंगे करके। जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ये हर 3 महीने बाद ये पत्रिका निकलती है। कितनी है? त्रैमासिक है। क्या आपकी, ये आपकी त्रैमासिक देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें थी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपने आज ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप ये चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी होगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर आप लोग कमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।